हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखा था और मैंने आपको दो एग्जांपल दिया था, एक मीथेन का और एक NH3 का। मीथेन में आपने देखा था कि 3 बॉन्ड स्ट्रांग बन रहे थे, 1 बॉन्ड वीक बन रहा था अकॉर्डिंग टू VBT, राइट। तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट दिया हाइब्रिडाइजेशन का। अब से हाइब्रिडाइजेशन समझने से पहले मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसकी नीड क्यों आई। आप इमेजिन करो कि कोई एक बंदा है, जैसे मान लो उसका नेम है 50, मान लो चंदू है, ठीक। चंदू मान लो, चल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये चंदू भाई क्या करते हैं कि मिल्क सप्लाई करते हैं, राइट। इनका काम है कि डेली मिल्क सप्लाई करते हैं और इनके पास मान लो कि 4 कस्टमर हैं, लेट्स से A B C D, ये 4 कस्टमर है, ठीक ना। इनको मिल्क सप्लाई करना है और सबको बोल रहे हैं, सबको 1 लीटर मिल्क सप्लाई करना है। कितना? 1 लीटर मिल्क सप्लाई करना है, 1 लीटर मिल्क। और इस चंदू भाई के पास मान लीजिए जस्ट 3 लीटर मिल्क है, राइट। अब चंदू भाई पढ़े लिखे नहीं थे, तो चंदू भाई ने क्या किया कि चलो भाई, ए बहुत इनका फेवरेट था, इनको इन्होंने 1 लीटर मिल्क दे दिया, बी को भी 1 लीटर मिल्क दे दिया, सी को भी 1 लीटर मिल्क दे दिया। सारे 3 लीटर ही मिल्क था, 3 लीटर मिल्क कंज्यूम हो गया। अब डी को भी सप्लाई करना था, मिल्क था नहीं इनके पास, तो इन्होंने डी को क्या किया, 1 लीटर वाटर दे दिया, प्योर वाटर, ठीक। फिर क्या होगा? अगर चंदू ऐसे सप्लाई करे तो प्रॉब्लम क्या आएगा? चंदू का ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, इन तीनों को प्योर मिल्क सप्लाई कर रहे हैं, तो रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। ए के साथ रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग है, बी के साथ भी रिलेशन स्ट्रांग है, सी के साथ भी रिलेशन स्ट्रांग है। ये जो डी भाई साहब हैं क्या बोलेंगे, यस 1 लीटर मिल्क मांगा था और आपने 1 लीटर पानी दे दिया, तो इनसे रिलेशन स्ट्रांग रहेंगे क्या? नहीं। बात समझ में आ रही है? क्या किया जाए कि रिलेशन सबसे स्ट्रांग रहे, इक्वली स्टेबल रहे रिलेशन, सब मीन्स A B C D सबसे संबंध अच्छे हों। इसके लिए चंदू को क्या करना चाहिए? चंदू ने दिमाग लगाया, 3 लीटर मिल्क था, 1 लीटर वाटर था, सॉरी, 3 लीटर मिल्क 1 लीटर वाटर था। चंदू ने क्या किया, सबको मिक्स कर दिया, राइट। टोटल 4 लीटर क्वांटिटी हो गया, मिल्क प्लस वाटर का मिक्सचर बन गया और इन्होंने 4 पैकेट बना लिए, 1 2 3 4। इसमें मिल्क भी है, वाटर भी है। और अब इन्होंने क्या किया, A B C D चारों कस्टमर को इन्होंने ये पैकेट सप्लाई कर दिया। इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि A B C D के साथ सबके रिलेशन चंदू से इक्वली स्टेबल होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन आया था CH4 के एग्जांपल में। CH4 मीथेन के एग्जांपल में क्या था, कार्बन था चंदू, 4 हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन 4 थे। कार्बन के पास ऑर्बिटल कौन कौन सा था? अगर आप लास्ट लेक्चर देखेंगे तो 2s था, 2px था, 2py था, 2pz था। हाइड्रोजन के पास तो 1s 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 था ऑर्बिटल। एक बॉन्ड 2s 1s बना, दूसरा 2px 1s, 2py 1s, 2pz 1s। ये 3 बॉन्ड तो इक्वली स्ट्रांग है, लेकिन ये बॉन्ड वीक है। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटल देखा था कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और CH4 का बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल थे। तो फिर साइंटिस्ट भाई लोगों ने सोचा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? हाइड्रोजन के साइड में तो सारे ऑर्बिटल सेम है, राइट। अगर कार्बन के साइड से भी सारे ऑर्बिटल सेम हो जाएं, अगर ये सारे सेम ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाए तो सारे बॉन्ड का स्ट्रेंथ इक्वल आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो साइंटिस्ट भाई लोगों ने यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट दिया हाइब्रिडाइजेशन का। इन्होंने इमेजिन किया, ठीक ना, ये जस्ट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इन्होंने सोचा कि देखो यार, ये 2s है, 2px है, 2py 2pz है, 4 ऑर्बिटल है। बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले इन चारों को मिक्स कर लो, इंटरमिक्स कर लो, ठीक। इंटरमिक्स करने के बाद सिंस 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक।
तो मान लो ऐसे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, सबका एनर्जी और शेप सेम है। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल 1s के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल 1s के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब देखेंगे सबका स्ट्रेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, जो कि एक्सपेरिमेंट से भी यही रिजल्ट आता था। बात समझ में आ रही है क्या? तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली अगर मैं ऑल इन ऑल वन लाइन में बोलूं तो क्या है, ये इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, राइट। एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा, इंटरमिक्सिंग होने के बाद ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। आई होप इतना सबको क्लियर होगा। तो चलिए आप हाइब्रिडाइजेशन में एक लाइन लिख लीजिए, देखिए इसमें कि एटॉमिक ऑर्बिटल combine to form new set of atomic orbital combine to form new set of equivalent orbital, atomic orbital combine to form new set of equivalent orbital called hybrid orbital, form new set of equivalent orbital called hybrid orbital, which takes part in bond formation, इन बॉन्ड फॉर्मेशन में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। सिंपल है यहाँ तक। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या होता है, लिखिए कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन का प्रॉपर डेफिनेशन लिखिए, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल having less energy difference is called hybridization। मीन्स ध्यान रखना कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए। अगर बहुत ही हाई एनर्जी डिफरेंस हो गया तो प्रॉपर इंटरमिक्सिंग नहीं होता है। क्लियर है? नोट में एक पॉइंट लिख लें आप। नोट में पॉइंट नंबर 1 ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी या इंटरमिक्स होंगी, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल is equal to the number of hybrid orbital is equal to the number of atomic orbital that gets hybridized. The number of hybrid orbital is equal to the number of atomic orbital that gets hybridized. Point number 2, आपको पता है पॉइंट नंबर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी और शेप सेम होगा। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। Point number 3, hybrid orbital, point number 3 लिखिए, hybrid orbital rearranges in space, hybrid orbitals rearranges in space, hybrid orbitals rearranges in space to minimize electronic repulsion. Hybrid orbitals rearranges in space to minimize electronic repulsion। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है समझने का ट्राई करिए। मान लीजिए आपके पास एक s ऑर्बिटल है, राइट, दूसरा कोई लेट्स से p ऑर्बिटल है, कोई भी मान सकते हैं, लेट्स से px है। s और px अगर
इंटरमिक्स होंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, माने दिस प्लस दिस, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, राइट। तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल को बोलते हैं, जिसमें 1s एंड 1p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, अब ये जो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये स्पेस में रीअरेंज होंगे टू मिनिमाइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब देखेंगे मैंने एक बड़ा लूप ड्रॉ किया, एक छोटा लूप ड्रॉ किया। बड़े लूप का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, स्मॉलर लूप का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। लूप का यही मतलब होता है। यहाँ पे दोनों लूप का साइज सेम है, मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 50-50% है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बड़े लूप हैं इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे स्पेस में रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट इन स्पेस। रीअरेंजमेंट कैसे होगा यार? अब देखो, इनके बीच में रिपल्शन मिनिमाइज करना है, तो इनको दूर रखो। अगर मैं इनको दूर रखूंगा तो रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये कैसे रीअरेंज होंगे, जस्ट ये ऐसा, ये इधर है और नेक्स्ट ऑर्बिटल ये ऐसा हो जाएगा। दोनों एंटी पोजीशन पे है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब इनके बीच में स्पेस मिनिमम होगा। और ये जो दोनों ऑर्बिटल के बीच में दोनों जो लोब है, बिगर लोब, इनके बीच में एंगल देखेंगे तो ये एंगल होगा 180 डिग्री। यही मैंने आपको पॉइंट बोला था, पॉइंट नंबर 3, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए स्पेस में रीअरेंज होते हैं। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंडीशन क्या होगा, तो पहला कंडीशन तो ये होगा यार कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जिनका एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, राइट। मैंने बोला था एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम मीन्स एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपर होगा। तो फर्स्ट कंडीशन लिखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स should have almost same energy. Atomic orbitals should have almost same energy. राइट। पॉइंट नंबर 2, हाइब्रिडेशन में याद रखना कि जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे। कौन से ऑर्बिटल? जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। वैलेंस शेल मींस जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में जो ऑर्बिटल होंगे वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 2 लिखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल present in valence shell only. Atomic orbitals present in valence shell only participates in hybridization. Atomic orbital present in valence shell only participates in hybridization. पॉइंट नंबर 3 आप याद रखें कि हाफ फिल्ड, फुलफिल्ड और इवन एम्प्टी ऑर्बिटल। थर्ड पॉइंट, हाफ फिल्ड, फुलफिल्ड और इवन एम्प्टी ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। देखो अब याद रखो, ये जो
हाइब्रिडाइजेशन है, ये ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग है। तो ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो या एम्प्टी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। फिर से क्या बोल रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन में सिंस ये ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग है, तो एम्प्टी हो या फुलफिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, कोई भी ऑर्बिटल हो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो फिर वहां पे सिर्फ और सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। याद रहेगा पॉइंट, बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से ऑर्बिटल, सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर है इतना पॉइंट। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ, फिर बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए। पहला होता है sp, दूसरा होता है sp2, थर्ड होता है sp3, फोर्थ होता है sp3d, फिफ्थ जो पढ़ना है हमें sp3d2, सिक्स पढ़ना है sp3d3। इतने बेसिकली 6 टाइप के जो हमारे अभी सिलेबस में है केमिकल बॉन्डिंग में, ये पढ़ने हैं, ठीक ना। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। बहुत ही सिंपल है। sp हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो अगर 1s ऑर्बिटल 1p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 1s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करे हाइब्रिडाइजेशन में sp2, 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल अगर ये पार्टिसिपेट करे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल साथ में, ये टोटल 5 ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करे तो नेम हो जाएगा sp3d। sp3d2 क्या हो जाएगा, समझ गए होंगे आप, 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नेम हो जाएगा sp3d2। सिमिलरली आप बता सकते हैं sp3d3 क्या होगा, राइट। तो चलिए डिटेल में देखते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है। फर्स्ट देखिए हेडिंग दीजिए sp हाइब्रिडाइजेशन। सबको पता है sp में 1s एंड 1p ऑर्बिटल होगा। मान लीजिए 1s ऑर्बिटल है, कोई भी एक p ले सकते हो, चलिए मान लीजिए मैंने p ले लिया, px ले लिया, तो चलिए ये मिलके 2 ऑर्बिटल है। कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। तो यहाँ पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। दो बन गया। आगे की स्टोरी तो आपको पता है, आगे की स्टोरी क्या है यहाँ पे, तो यार आगे यहाँ पे ये होगा कि दोनों इनका रीअरेंजमेंट होगा। तो चलिए रीअरेंजमेंट इन स्पेस, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, इनको मिनिमाइज करने के लिए ये कुछ ऐसे रीअरेंज होते हैं। तो इस शेप को बेसिकली बोलते हैं लीनियर शेप, और ये जो एंगल होता है ये होता है 180 डिग्री। क्लियर है। जैसे चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल है BeCl2, ठीक। यहाँ पे बेरिलियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये आएगा 1s2 2s2, राइट, ये हो गया। अब देखेंगे कि जो वैलेंस शेल है ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करूं एनर्जी, तो 2s में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p में बेसिकली 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है। लेकिन आपको पता है कि बेरिलियम यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है,
तो बेरिलियम 2 क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है। तो अगर बेरिलियम 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो बेरिलियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जितने बॉन्ड फॉर्म करेगा उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 अनपेयर्ड है यार, क्या किया जाए? तो चलिए इसको 2s से अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में लेता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन का अगर मैं एक्साइटेशन करूं तो अब क्या हो सकता है? 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। इन अब मेरे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब ये 2s एंड 2p का क्या होगा? इंटरमिक्सिंग होगा। मान लीजिए इसका एनर्जी यहाँ पे है, इसका एनर्जी यहाँ पे है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं। इमेजिन करो, मान लीजिए इसका एनर्जी 100 है, इसका एनर्जी 200 है। खुद से सोचो, 2s का एनर्जी 100 है, 2p का एनर्जी 200 है। जस्ट इमेजिन करो, आपको इन हाइब्रिड मीन्स इनका एवरेज एनर्जी फाइंड करना, कितना आएगा? 150 आएगा। मीन्स जब इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा, 2 ऑर्बिटल बनाऊंगा, तो जो दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी होगा वो इनके मिडल में होगा, राइट? ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे इनका एनर्जी इन दोनों के मिडल में होगा। अब ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है क्या? अब आपको क्लोरीन का पता है। क्लोरीन के बारे में मैं आपको बता दूं कि 17 एटॉमिक नंबर होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा नियॉन 3s2 3p5। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख सकते हैं कि क्लोरीन के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में है? क्लोरीन के पास देखो, हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है सेंट्रल एटम का होता है, ये याद रखें आप। बेरिलियम यहाँ पे सेंट्रल एटम है तो बेरिलियम का ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। जो सराउंडिंग एटम है क्लोरीन, ये अपने अनपेयर्ड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा। जो मैं बात बोल रहा हूँ सुनते जाएं, ठीक ना? क्लोरीन का अनपेयर्ड ऑर्बिटल 3p में है, राइट? तो 3p से क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा बेरिलियम के साथ। अब आपको पता है कि बेरिलियम हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, राइट? आपको पता है बेरिलियम का 1s 1p मिलके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल रीअरेंज हो चुका है बेरिलियम ऐसा। तो बेरिलियम फाइनली हाइब्रिडाइजेशन के बाद बेरिलियम के पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की बेरिलियम के हैं, राइट? 2 क्लोरीन आने वाले हैं। क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल कैसे पता चलेगा? तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें और आपने देखा कि क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल अनपेयर्ड है। तो क्लोरीन के पास जो 3p ऑर्बिटल है ये अनपेयर्ड है। क्लोरीन का ये 3p ऑर्बिटल आके इधर से बॉन्ड फॉर्म करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। एक क्लोरीन इधर से आके ओवरलैपिंग करेगा। बात समझ में आ रही है क्या? आप देख सकते हैं कि बेरिलियम मान लीजिए सेंटर पे है, एक साइड से क्लोरीन इधर से, एक साइड से क्लोरीन इधर से, ऐसे लीनियर शेप बनता हुआ नजर आएगा। तो ये जो बेरिलियम क्लोरीन बेरिलियम ये जो एंगल है ये 180 डिग्री हो जाएगा और इस शेप को बोलते हैं लीनियर शेप। तो BeCl2 एग्जैक्टली ऐसे ही दिखता है। BeCl2 अगर आप देखेंगे नेचर में, ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे आप देखेंगे नेचर में, तो BeCl2 ऐसे ही दिखेगा। बेरिलियम रहेगा सेंटर पे और यहाँ पे क्लोरीन रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन रहेगा, तीनों एक लाइन में रहते हैं। समझ में आया क्या? नोट कर लीजिए। सेकेंड आते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना चाहते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। sp2 में 1s ऑर्बिटल होगा एंड 2p ऑर्बिटल होंगे। चलिए p का मैंने एक तो लिखा है, दूसरा और लिख लेता हूँ यार। चलिए मान लीजिए एक और p ऑर्बिटल है, px है और एक py है। 3 ऑर्बिटल है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। चलिए मैं एक और बना लेता हूँ, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट? इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर रीअरेंजमेंट होगा। तो इन तीनों को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। सोचो 3D में मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। तो एक को अगर मैं यहाँ पे रखूं, राइट, दूसरे को अगर मैं 120 डिग्री पे रखूं और तीसरे को भी 120 डिग्री पे रखूं,
बात समझ में आ रही है क्या? तो ये जो एंगल दिख रहा है ये 120 डिग्री है। मीन्स अगर तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को रखना है तो ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ ऐसा दिख रहा है। ये तीनों दूर दूर है 3D में, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री आएगा। तो यहाँ ऐसे तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रीअरेंज हो जाएंगे और इस शेप को बोलते हैं, ये जो शेप दिख रहा है आपको 3D में दिखाया मैंने, ये शेप, ये इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे इसको? ट्राइगोनल प्लेनर या फिर ट्रायंगुलर प्लेनर और ट्रायंगुलर प्लेनर। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि एग्जांपल है BCl3, ठीक। यहाँ पे बोरॉन है, बोरॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा जाए तो 1:2:2p1 होगा, ठीक। अब आपके पास क्या है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन को 3 बॉन्ड बनाना है, तो अगर बोरॉन को 3 बॉन्ड बनाना है तो आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक ना। तो 3 अनपेयर्ड होने के लिए क्या होगा, एक 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2p में। तो अगर ये 2s से जंप करेगा 2p में तो 2p में 2 अनपेयर्ड हो जाएंगे, 2s में 1 अनपेयर्ड हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर आप एवरेज लोगे तो एनर्जी कहाँ पे आएगा? मान लीजिए इसका एनर्जी 100, 200, 200, सबका एवरेज लोगे, आप समझ सकते हैं एग्जैक्टली मिडिल में तो नहीं होगा, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो sp2 का बेसिकली एनर्जी मिडिल से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ऐसे ही 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ठीक। अब ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। मान लीजिए बोरॉन, क्लोरीन का तो मैंने लिखा ही है, सेम क्लोरीन है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्लोरीन का 3p आएगा, लेकिन अब सेंटर पे बोरॉन कैसा रहेगा? बोरॉन ऐसे ही, बोरॉन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ट्राइगोनल प्लेनर शेप में रहेंगे। तो ये ऐसा रहेगा, बोरॉन सेंटर पे बोरॉन रहेगा, फिर यहाँ पे क्लोरीन आएगा, और यहां से भी एक क्लोरीन आएगा। तो कुछ ऐसा दिखेगा BCl3, सेंटर पे बोरॉन, फिर क्लोरीन एक साइड से, यहां से क्लोरीन, यहां से क्लोरीन। और ये जो एंगल होगा, आपको जो एंगल दिख रहा है क्लोरीन बोरॉन क्लोरीन के बीच में, ये एंगल होगा 120 डिग्री, और इस शेप को बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आप BCl3 स्ट्रक्चर भी एग्जैक्टली रियलिटी में देखेंगे आपको कुछ ऐसा ही दिखता हुआ नजर आएगा। BCl3 ऐसा ही होता है, सेंटर पे बोरॉन रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इनके बीच में एंगल भी 120 डिग्री होता है। क्लियर है क्या? तो चलिए ये था sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपको भी समझ में आ रहा होगा sp3 में अब क्या होने वाला है, 1s ऑर्बिटल रहेगा एंड 3p ऑर्बिटल रहेंगे। एक से मान लो px है, दूसरा py है, तीसरा pz ऑर्बिटल रहेगा, ठीक। तो ये मिलके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 4 ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। कितने होंगे टोटल? 4 बनेंगे। तो चलिए मैं 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेता हूं। फिर इनका रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट आप थोड़ा देखा जाए तमीज से आप देखेंगे तो इनका रीअरेंजमेंट जो होता है 3D में, ये कुछ ऐसा होता है, राइट। ये कुछ जो मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूं, ये जो शेप दिख रहा है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप।
ठीक। और यहाँ पे जो एंगल होता है, ये एंगल होता है, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, कोई भी एक ले लो, ये एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब अगर मैं इसको इस शेप को बताऊं, मेरे पास एक और पेन ले लेता हूं। ये टेट्राहेड्रल शेप है, 3D में कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ये है टेट्राहेड्रल शेप। देखिए 3D में आपको मैं 360 व्यू बता देता हूँ। देखिए तो टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा ही दिखेगा, समझ में आ रहा है क्या? मतलब अगर थोड़ा देखा जाए तो ये समझ से देखो, यहाँ पे अगर ये प्लेन है, जैसे 3 ट्रायंगल बना लो, ठीक, और एक ऊपर है, ये बेसिकली होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर है क्या? और यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है आपको समझ में आ गया, नीचे ट्रायंगल बन रहा है, इस प्लेन में भी ट्रायंगल बनता है, इस प्लेन में भी ट्रायंगल बनेगा, यहाँ भी ट्रायंगल बनेगा, ठीक। ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें जितने भी एंगल देखेंगे, ये एंगल 1 2 3 4 5 6 एंगल है टोटल। काउंट करिए सर खुद से ही। इस पेन के साथ, इसके साथ 1, इसके साथ 2, नेक्स्ट इसके साथ 3, इसके साथ मैंने सबके साथ ऐसे काउंट किया, 3 आ गया। नेक्स्ट अब इसके साथ काउंट कर रहा हूँ, इसके साथ तो मैं काउंट कर ही चुका हूँ सबको। ये एंगल 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया। अब दोनों के साथ मैं सारे काउंट कर चुका हूँ, अब इसके साथ आ रहा हूँ, इन दोनों के साथ तो मैं सबको काउंट कर चुका हूँ, इसका और इसका एंगल 5 पहले था, 1 ये 6 हो गए टोटल। इसके साथ तो मैं सबके साथ ही काउंट कर लिया यार, तो टोटल इसमें 6 एंगल हैं। आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके अब काउंट कर सकते हैं। और ये सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होते हैं, ठीक। अब अगर यहाँ पे एग्जांपल देखा जाए, मान लीजिए, चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ CH4। यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अगर एक्साइटेड स्टेट में 2s से अगर मैं 2p में जंप करूं तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 अनपेयर्ड क्यों चाहिए थे? बिकॉज कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। अब क्या होगा, आप इनका एवरेज लेंगे, 1 2s का और 3 2p ऑर्बिटल लाइन सबका अगर आप एवरेज लेंगे तो 2p के और पास में आएंगे। यहाँ पे आपको 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हुए नजर आएंगे। क्लियर है क्या? अब क्या होगा यहाँ पे कि कार्बन है, इसके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है टेट्राहेड्रल शेप में, राइट। सराउंडिंग एटम देखा जाए तो ये हाइड्रोजन है। अगर मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये 1s1 है, मींस सिर्फ ऐसा स्फेरिकल रहेगा। अब क्या होगा यहाँ पे, कार्बन कैसे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन के टेट्राहेड्रल शेप में। अब हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन यहां से अटैच हो जाएगा। सेंटर पे कार्बन है, बाकी सारे प्लेसेस पे हाइड्रोजन है। क्लियर है क्या? अब देखेंगे जो CH4 का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया अभी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन सारे बॉन्ड देखा जाए तो सब में कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s। सारे बॉन्ड सेम है, सबका स्ट्रेंथ सेम होगा और बॉन्ड एंगल भी आपने देखा अभी ये कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स होते हैं। CH4 में भी एग्जैक्टली इतने ही एंगल होता है। तो इसका शेप भी क्या बोल सकते हो, टेट्राहेड्रल। तो ये शेप होगा और एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। क्लियर है क्या? तो जो हमारा ड्रॉबैक था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो हम देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से हम इसको डील कर सकते हैं।
क्लियर है क्या? चलिए मैं इसमें एक सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, NH3। नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा जाए तो 1:2, 2:2, 2p3 होगा। ठीक, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1:2, 2:2, 2p3 होगा। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखा जाए नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड फॉर्म करना है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब एक्साइटेशन की नीड है क्या, खुद से सोचो। नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड फॉर्म करना है, तो अब एक्साइटेशन की कोई नीड नहीं है, यही 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए एक्साइटेशन की कोई नीड नहीं है। अब क्या होगा, 3 एंड ये 1 हाइब्रिडाइजेशन में अनपेयर्ड एंड पेयर्ड दोनों टाइप के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये पार्टिसिपेट करेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, राइट, जिनमें से एक ये अनपेयर्ड, एक ये अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड, एक तो पेयर्ड रहेगा। हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन 1s1 है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन है सेंटर पे, इसके पास 1 अनपेयर्ड, 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 यहाँ पे 2 पेयर्ड है, राइट, मतलब ये 1 ऑर्बिटल पेयर्ड था। 3 हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसके साथ ओवरलैप करेगा, तो जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैप करेगा, राइट, यहाँ भी ओवरलैप करेगा ये। तो नाइट्रोजन और ये जस्ट ऑर्बिटल एज इट इज रह जाएगा, इसके पास लोन पेयर रहेगा। मीन्स आपको कैसा दिखेगा नाइट्रोजन, ऐसा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा एज इट इज। NH3 आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मीन्स NH3 का अगर मैं आपको शेप बताऊं, CH4 अपन ने कुछ ऐसा ड्रॉ किया था, मीथेन ऐसा दिखता है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया मीथेन, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रल। लेकिन अगर NH3 में यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, जस्ट लोन पेयर है, लोन पेयर को अपन काउंट नहीं करते हैं। तो NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, NH3 का शेप ऐसा रहेगा। क्लियर है क्या? और ये जो शेप कैसा दिख रहा है आपको, शायद इमेजिन कर सकते हैं आप, ये शेप कुछ पिरामिड टाइप बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, बनता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए NH3 का शेप बोलते हैं पिरामिडल। तो NH3 एग्जैक्टली 3D में ऐसा ही दिखता है, पिरामिडल शेप का दिखता है, तो ये बोलेंगे ये शेप होता है पिरामिडल। और ये जो बॉन्ड एंगल हो जाते हैं थोड़े से 109 से कम हो जाते हैं, क्यों कम होते हैं ये मैं आगे की थियोरी में पढ़ाऊंगा। ये एंगल हो जाता है 107 डिग्री, तो ऐसा अमोनिया हो जाता है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल चलो इसमें ले लेता हूं मैं sp3 का ही। नेक्स्ट एग्जांपल इज H2O, ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, 1:2, 2:2, 2p4। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट। फिर से हाइब्रिडाइजेशन होगा, पेयर्ड या अनपेयर्ड कोई भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन आपको पता है 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी पेयर्ड रहेंगे। जस्ट 2 ही बॉन्ड बनाना है, 2 बॉन्ड बनाना है हाइड्रोजन के साथ, 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं। अब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, हाइड्रोजन आएगा। चलिए मैं ऑक्सीजन सेंटर पे ड्रॉ कर लेता हूं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, दो तो यार पेयर्ड रहेंगे, 2 अनपेयर्ड रहेंगे, तो 2 हाइड्रोजन आने हैं, कौन से ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक और हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, सेंटर पे ऑक्सीजन रहेगा। तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल में 2 लोन पेयर रहेंगे। मतलब देखा जाए इसका शेप कैसा होगा 3D में, तो ये CH4 था, 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर हटा दो, ये ऐसा शेप दिखेगा, आपको कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, समझ में आ रही है? इस शेप को बोलते हैं वी शेप, वी शेप दिख रहा है, या फिर एंगुलर बोलते हैं, या फिर बेंट शेप बोलते हैं। इनके शेप का नेम क्या है, वी शेप्ड या फिर
एंगुलर या फिर बेंट शेप। और ये जो एंगल होता है ये 107 डिग्री से भी कम हो जाता है, ये अप्रोक्सीमेटली 104.5 डिग्री के आसपास होता है। ठीक, क्यों होता है कम ये अपन पढ़ेंगे, ठीक ना। अब आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है SP के बाद SP3 हो गया। अब SP3D के बारे में बात कर लेते हैं, फोर्थ। चलिए SP3D हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा रहेगा, आप सबको समझ में आ गया होगा। इसमें 1s ऑर्बिटल रहेगा, 1s 3p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल रहेगा। क्लियर है। ये 5 ऑर्बिटल फिर से वैसे ही इंटरमिक्स होकर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। फिर इनका क्या होगा, स्पेस में रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट होने के बाद ये SP3D हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा दिखता है वो बता रहा हूं मैं आपको। ये कुछ ऐसा 1 ट्रायंगल बना लो, राइट। फिर इसके ऊपर और एक ऐसा नीचे, ऐसा दिखता है। इनसे कैसा दिखेगा, इनसे अगर अपन शॉर्ट में बनाए तो ये कुछ ऐसा 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 ऐसा। अभी भी नहीं समझ में आएगा आपको, मतलब ये अगर चलो मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो ये 3 ऑर्बिटल से ट्रायंगल बना लो, बना लिया। और ये जो मैंने 3 ड्रॉ किया है, या फिर ये 3 जो दिख रहा है वो ये और ये प्लेन में दिख रहा है। इसके ऊपर एक ऑर्बिटल है ऐसा ऊपर, एक ऑर्बिटल ऐसा नीचे होगा। समझ में आ रहा है, ऐसा रीअरेंजमेंट होता है। घर में अगर आपके पास फैन है, आप देख सकते हैं फैन मतलब ऊपर सीलिंग से ऐसे अटैच होता है, सीलिंग से अटैच रहेगा और ये यहाँ से ऐसे रोटेट होता है, राइट। उसके नीचे भी एक आप इमेजिन करो बॉन्ड है, राइट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं SP3D ऑर्बिटल। ये जो SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऊपर एक ऐसा ये पिरामिड बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। नीचे से भी पिरामिड बन रहा है। पिरामिड कैसे बन रहा है, अगर इसको टिप को आप कनेक्ट करेंगे, पिरामिड बन रहा है क्या, इस टिप को इन तीनों से कनेक्ट करें, पिरामिड बन रहा है। नीचे के टिप को भी तीनों से कनेक्ट करें, पिरामिड बन रहा है। यहाँ पे 2 पिरामिड बन रहा है, इसीलिए इस शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इस शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, अगर आप यहाँ पे बॉन्ड एंगल के बारे में बात करेंगे, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच का एंगल तो 120 रहेगा। तो यहाँ पे 120 डिग्री के कितने एंगल, 1 2 3 एंगल रहेंगे, राइट। 180 डिग्री का 1 एंगल रहेगा। 180 डिग्री मीन्स इसके और इसके बीच में एंगल ये 180 डिग्री का रहेगा। और ऊपर वाले एंड आप इमेजिन करो ये तीनों फैन का ब्लेड है, ये फैन के ब्लेड है लेट्स से, और ये ऊपर ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के ऊपर 3, नीचे से भी 3 रहेगा। तो 90 डिग्री के यहाँ पे कितने एंगल हो जाएंगे, 6 एंगल हो जाएंगे। क्लियर है क्या। और एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो SP3D ऑर्बिटल बनता है यहाँ पे जो D होता है ये dz² पार्टिसिपेट करता है। क्यों करता है ये बाद में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लेकिन हाँ अभी के लिए सिर्फ याद रखें SP3D में यहाँ पे dz² ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। ठीक, फिर इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए PCl5 फॉस्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अगर देखा जाए तो जो वैलेंस शेल है इसमें 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 1 1।
यहाँ पे फॉस्फोरस को 5 क्लोरीन के साथ अटैच होना है, राइट। तो 5 अनपेयर्ड चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी अनपेयर्ड है कितने, जस्ट 3 अनपेयर्ड है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 अनपेयर्ड है, तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। तो ये है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट विल बी 3s से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 3d में, तो 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इलेक्ट्रॉन जंप किया 3s से, 3d यहाँ पे वैकेंट रहता है, तो 3d में अगर 1 इलेक्ट्रॉन जंप किया, अब 5 अनपेयर्ड हो गया। अब ये 3s का 1, 3p के 3 और ये 3d का 1 इलेक्ट्रॉन, ये मिलके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और ये sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, राइट। आपको पता है sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा दिखता है, कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो मान लीजिए फॉस्फोरस है और ट्रायंगल बना लिया, ऊपर और एक नीचे, ये फॉस्फोरस हो गया। अब क्या होगा, क्लोरीन आएगा। क्लोरीन के बारे में पता है आपको, 3p में उसके ऑर्बिटल होते हैं, 5 क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा, मींस क्लोरीन 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 क्लोरीन। तो PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, क्लियर है। अब एग्जैक्टली भी अगर PCl5 को 3D में देखोगे तो PCl5 ऐसे दिखेगा, 3 फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड एक प्लेन में रहेंगे, एक क्लोरीन ऊपर रहेगा, एक क्लोरीन नीचे रहेगा। 3 फॉस्फोरस क्लोरीन 1 प्लेन में रहेंगे, 1 फॉस्फोरस क्लोरीन ऊपर एंड 1 फॉस्फोरस क्लोरीन नीचे रहेगा। ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है PCl5 का। बात समझ में आ रही है। ये जो 1 प्लेन में होते हैं, जो ये जो 3 PCl बॉन्ड 1 प्लेन में है, ये 1 प्लेन वाले PCl बॉन्ड को बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड, जो 1 प्लेन में है। और एक जो ऊपर है और एक ये जो नीचे है, एक्सियल बॉन्ड, ठीक। तो चलिए ये भी लिख लीजिए आप, लिखिए कि 3 PCl बॉन्ड 3 PCl बॉन्ड 3 PCl बॉन्ड lie in 1 plane, 3 PCl bond lie in 1 plane, which are called equatorial bond, which are called equatorial bond, and 2 PCl bond and 2 PCl bond lie above and below, and 2 PCl bond lie above and below इक्वेटोरियल बॉन्ड, या इक्वेटोरियल प्लेन बोलो, इस प्लेन को भी इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। एंड 2 PCl बॉन्ड लाई above and below equatorial plane, which are called axial bond, which are called axial bond। इतना क्लियर है। अब एक चीज थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो आप, आपने मैथ्स पढ़ा होगा, राइट। मान लीजिए कि 2 लाइन है, इनके बीच में एंगल है कुछ ये 45 डिग्री, अब मान लेते चलो 45 डिग्री है, यहाँ पे एटम है, और एक बार 2 लाइन लेता हूँ, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, अब यहाँ पे एटम है। तो अगर मान लो एटम के बीच में लेट से रिपल्शन हो रहा है, ठीक ना, अब देखेंगे कि इस केस में जब एंगल कम है तो ये एटम पास में है तो रिपल्शन यहाँ पे ज्यादा लगेगा मीन्स से लेस स्टेबल होगा। लेकिन यही मैं एंगल इंक्रीज कर दूं, 90 कर दूं, अब ये दोनों जो एटम हैं ये दूर हो गए, ये एटम दूर हो गए, मीन्स रिलेटिवली रिपल्शन कम होगा। ये पॉइंट समझ में आया। अब यहाँ पे देख सकते हैं यार कि ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री होता है, मतलब फॉस्फोरस है क्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच में एंगल
120 डिग्री है, राइट। लेकिन ये जो इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में एंगल है, ये जो एक्सियल वाला 90 डिग्री एंगल सबके साथ फॉर्म कर रही है। भले आपको ये दिख रहा होगा कुछ लोगों को ये एंगल ज्यादा है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखें, ये फास्फोरस क्लोरीन एक प्लेन में है, ये क्लोरीन मान लो बाहर है, सबके साथ एंगल 90 फॉर्म करेगा। तो जो सेकंड है फास्फोरस क्लोरीन एंड क्लोरीन, ये जो एक्सियल वाला है ये एंगल 90 डिग्री है। तो सिंस एक्सियल में क्या होता है, एंगल कम होता है, तो क्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस कम होने के साथ इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, मींस ये अनस्टेबल होगा। बात समझ में आई? इक्वेटोरियल में क्या है कि एंगल ज्यादा है, एंगल ज्यादा होने के कारण क्लोरीन क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस रिलेटिवली ज्यादा है। लेकिन एक्सियल में एंगल 90 ही है, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, ये अनस्टेबल है। तो अब क्या किया जाए कि दोनों इक्वली स्टेबल हो? ये जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अगर ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, अब ये जो डिस्टेंस है इंक्रीज हो गया, तो अब ये रिलेटिवली स्टेबल होता है। तो रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए एक्सियल बॉन्ड लेंथ, रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए आप बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। पॉइंट समझ में आप? तो चलिए लिखिए ये पॉइंट, देखिए कि टू मिनिमाइज रिपल्शन, टू मिनिमाइज repulsion, axial bond is longer than, to minimize repulsion, axial bond is longer than equatorial bond, axial bond is longer than equatorial bond। हो गया। अब एक्सियल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा है, इसका बॉन्ड लेंथ कम है। आपको पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, पता है ना? ये मैं बताया था ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर ये लेंथ ज्यादा होगा तो फिर इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। सिंस एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, इसीलिए एक्सियल बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होता है। पॉइंट ऑन मैप, इसलिए एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा है मतलब इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। इसमें कंटिन्यू करिए। hence equatorial bond is stronger than, hence equatorial bond is stronger than axial bond, hence equatorial bond is stronger than, equatorial bond is stronger than axial bond। आई होप चलिए इतना क्लियर है आपको, राइट। तो चलिए आगे का अपन sp3d2 और sp3d3 ये हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।